सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरकारी सफ़र पर। आज हम इकोनॉमिक्स करने वाले हैं। उसके सारे के सारे PYQ जो भी 2021 से 25 के आपके पेट के एग्ज़ाम में आए हैं, और उसके साथ हम कुछ थ्योरी भी कर लेंगे, जिससे आपकी लगभग जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आने लायक थ्योरी होती है उसका 60 से 70% इसी क्लास में कवर हो जाएगा। जो हम लगभग 50 मिनट के आसपास या 1 घंटे के भीतर की क्लास होगी, उसी में आपका सब खत्म हो जाएगा। इससे पहले हमने आपकी हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी और हिंदी व्याकरण की क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। और करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है आपके एग्ज़ाम में, तो उसके लिए भी हमने टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू की है मंथली, जिसमें हमने जनवरी और फरवरी की डाल दी हैं क्लासेस, और आगे धीरे धीरे आपको आपके एग्ज़ाम तक सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो फिर चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम में, निजी क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो वो किस में होते हैं? वो होते हैं आपके निजी क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में आपके होते हैं। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर हमने उसका आंसर भी मेंशन किया, और एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में हमने बाकी जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है उसे कवर किया है। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से निजी क्षेत्र होता है। ठीक है, जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है ना, इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपका क्या? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अमेरिका। अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरकारी सफ़र पर। आज हम करने वाले हैं UPSSC पेट 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आपकी हम इकोनॉमिक्स करेंगे, जिसमें हम 2021 से 25 तक के सारे PYQs करेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ थ्योरी भी देख लेंगे। जो इम्पोर्टेंट थ्योरी होती है आपके एग्ज़ाम में बनने लायक है, उसका 60 से 70% इसी में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और इससे पहले हमारी हिस्ट्री की क्लास हो चुकी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्लास हो चुकी है, हमने आपकी पॉलिटी करवा दी, और आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास भी हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं। और उसी के साथ आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर का बहुत बड़ा पोर्शन आता है, तो जिसकी वजह से हमने मंथली करंट अफेयर शुरू किया है, जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन देखते हैं। अगर वो ना आपने देखे हो तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने जनवरी और फरवरी की अभी अपलोड कर दिया। बाकी हर संडे को आपको मंथली मिलती जाएगी, और आपके एग्ज़ाम के लिए सारी की सारी कवर कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब चलो आज हम इकोनॉमिक्स देखते हैं, शुरू करते हैं फिर हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम में, निजी क्षेत्र में, या फिर आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वो शामिल होते हैं किस में? ऑप्शन सी निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में होते हैं। अगली स्लाइड पर हमने इसका आंसर भी मेंशन किया है, और एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो सारी की सारी रख रखी है। आप इन एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर पढ़ेंगे और याद रखेंगे, एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से निजी क्षेत्र होता है, जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, आपका अमेरिका। अमेरिका पूरी तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर चलता है, ठीक है। और जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, इसका उदाहरण हो जाएगा आपका क्या, रूस, ठीक है। रूस इसका उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। लार्जेस्ट एम्प्लॉयर मतलब, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हैं, मतलब काम करते हैं। आपके चतुर्थक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में या फिर आपके द्वितीयक क्षेत्र में। तो सबसे ज़्यादा काम कहाँ करते हैं, आपके प्राथमिक क्षेत्र में, जो कि कृषि, पशुपालन आदि से संबंधित हो जाता है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है और इसमें सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, लगभग 43% लोग। हालांकि जीडीपी में इसका योगदान सिर्फ 17 से 18% ही है। और कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, जिसका अर्थ है कि व्यवस्था से अधिक लोग काम में लगे हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं। द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित होती हैं, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं, तृतीयक क्षेत्र से संबंधित होती हैं, या फिर आपके सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन बी, प्राथमिक क्षेत्र से ही संबंधित होती है, ठीक है। कोई भी देश विकास के प्रारंभिक चरण में कृषि या प्राथमिक क्षेत्र से शुरुआत करता है, इसके बाद वह उद्योग या द्वितीय क्षेत्र और अंत में सेवा या तृतीय क्षेत्र की ओर बढ़ता है। हालांकि भारत कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो गया था, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तृतीय या फिर प्राथमिक या फिर द्वितीय या फिर आपका कृषि से संबंधित। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका, अभी हमने देखा, तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से कृषि आती है आपकी, और द्वितीयक में उद्योग तथा कारखाने आते हैं। तृतीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाएं आती हैं, जैसे होटल हो गया आपका, रेलवे, परिवहन, डॉक्टर, वकील और अध्यापक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। पूंजीवादी में, समाजवादी में, आपका मिश्रित में, या फिर वैश्विक में। तो किस में होता है, इसमें होता है आपका ऑप्शन है पूंजीवादी में, ये सब निजी अधिकार होता है, ठीक है। सार्वजनिक या समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण करना और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। दूसरी ओर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से लाभ कमाने और मांग के आधार पर काम करती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए कार्य करता है। मानव शक्ति, आपका वाणिज्यिक केंद्र, सरकारी नीति, या फिर वित्तीय संस्थान। तो वो करते हैं आपके क्या, ऑप्शन डी, वित्तीय संस्थान ये काम करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में जो पैसा बचत या अधिशेष के रूप में होता है, उसे बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाते हैं। बैंक इस जमा पैसे को ऋण के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी वास्तव में आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। वे देश जिनमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अधिक है, वे देश जिनमें अधिक गरीबी देखी जाती है, वे देश जिनमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संतुलित है, या वे देश जहाँ प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है। तो कहाँ होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जहाँ पर कम होती है वहाँ पर, ठीक है, वो अब अविकसित अर्थव्यवस्था होती है। जिन देशों में उत्पादन बहुत कम होता है और निम्न प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होती है, उन्हें विकसित या गरीब देश कहा जाता है, ठीक है, अविकसित, ठीक है। भारत में विकास का एलपीजी मॉडल किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। 1995 में, 1992 में, 1991 में, या फिर आपके 1990 में। तो वो प्रस्तुत किया गया था एलपीजी मॉडल आपका ऑप्शन सी 1991 में। कब, 1991 में। एलपीजी का अर्थ उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण था। यह मॉडल 1991 में भारत में गंभीर भुगतान संतुलन संकट और विदेशी मुद्रा भंडार कम होने के कारण देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पेश किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना, छठी या तीसरी, या फिर आपकी पाँचवीं। तो वो शुरू की गई थी कौन सी, आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर और दूसरी योजना उद्योग पर आधारित थी। तीसरी योजना का लक्ष्य आत्मनिर्भरता था, जबकि चौथी योजना गॉड-गिल फॉर्मूले पर आधारित थी, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थिरता सहित विकास करना था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? आरबीआई है आपकी, या फिर नीति आयोग, या फिर वित्त मंत्रालय, या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? तो क्या होगा आपका इसमें? आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। राष्ट्रीय आय और जीडीपी की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है, जिसे 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय को मिलकर बनाया गया था। इसके अलावा नीति आयोग देश में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करने का कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? आपकी कृषि है, परिवहन और संचार है, व्यापार और वाणिज्य है, या फिर आपके उद्योग हैं? तो क्या होंगे? तो इसकी रीढ़ आपकी कृषि होती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लगभग 43% लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं और यह सबसे बड़ा नियोक्ता, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करता है, और देश की जीडीपी में इसका योगदान 17 से 18% तक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? कोलकाता नहीं था आपका, बेंगलुरु नहीं था, या फिर मुंबई नहीं था, या फिर आपका चेन्नई नहीं था? तो बेंगलुरु इसका हिस्सा नहीं था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 13 जनवरी 1970 को आनंद, गुजरात से हुई थी। इस योजना के तहत 4 प्रमुख महानगरों कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई को जोड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर अरुण कृष्णन को, एम एस स्वामीनाथन को, वर्गीज कुरियन को, या फिर सैम पित्रोदा को? वो जाना जाता है आपके एम एस स्वामीनाथन को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जबकि भारत में एम एस स्वामीनाथन को यह श्रेय दिया जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, या फिर आपके नॉर्मन एडबर्ग? तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर वर्गीज कुरियन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के संस्थापक भी थे। उनके प्रयासों के कारण ही आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, मनमोहन सिंह थे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो वो थे आपके कौन? पीवी नरसिम्हा राव उस समय आपके प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और इस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, और प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की इस जोड़ी के कारण ही 1991 के एलपीजी मॉडल को राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना जो आपकी 1951 से 56 के समय चली थी, भारत 3 प्रमुख समस्याओं का सामना कर रहा था, वे कौन थी? भोजन, आश्रय और वस्त्र का, या फिर मुद्रास्फीति, आश्रय और भोजन का, भोजन, बेरोजगारी और आश्रय का, शरणार्थियों की आमद, भोजन की गंभीर कमी, हो या फिर बढ़ती मुद्रास्फीति का? तो क्या था? ऑप्शन डी शरणार्थियों की आमद, यानी इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज, भोजन की गंभीर कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण। और इस समय पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को बसाना एक बड़ी चुनौती थी और देश में गंभीर खाद्य संकट भी था। पहली पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से कृषि विकास पर केंद्रित थी। यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 9वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? आर्थिक न्याय के साथ विकास, शिक्षा और रोजगार के साथ विकास, रोजगार के साथ विकास, और सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। तो वो थी आपके ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर निर्भर थी। ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। इसके बाद 9वीं योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय व समानता के साथ विकास करना रखा गया था। ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 17, 2007 से 12, या 2002 से 7 तक, या फिर 1997 से 2002 तक? तो वो अवधि थी क्या आपकी? 2007 से 2012 तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की गई। 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 17 तक था। 11वीं योजना का लक्ष्य तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास करना था। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या हैं जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? होमो उपज किस्म, संकर उपज किस्म, हेटेरो उपज भिन्नता या फिर उच्च उपज वाली किस्म? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उच्च उपज वाली किस्म। क्या? ऑप्शन डी, उच्च उपज वाली किस्म। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से उच्च उपज देने वाले बीजों और उर्वरकों के प्रयोग पर आधारित थी। इसमें बौने किस्म के पौधों का प्रयोग किया गया था ताकि कृषि उत्पादन को बहुत तेज़ी से बढ़ाया जा सके। अगला क्वेश्चन, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण फर्स्ट 1970 से 80 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पदार्थ, पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? यूरोपीय संघ, EEC, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, खाद्य और कृषि संगठन या फिर आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन? तो वो किया गया था आपकी यूरोपीय संघ EEC के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दुग्ध क्रांति के पहले चरण में यूरोपीय संघ, जिससे पहले EEC कहा जाता था, उसके द्वारा ये सब दिया गया था और इसी की बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग इस क्रांति को पूरे देश में आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? गॉडगिल प्लान के नाम से। दूसरी, पहली, तीसरी या फिर आपकी चौथी? तो वो जानी जाती है आपकी कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर, दूसरी PC महालनोबिस मॉडल पर, तीसरी आपकी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर, चौथी आपकी गॉडगिल फॉर्मूले पर। इसके अलावा पाँचवीं योजना का ड्राफ्ट DP धर ने तैयार किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, M विश्वेश्वरैया या फिर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग? तो वो कौन थे आपके? M विश्वेश्वरैया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। इसका जन्म दिवस 15 सितंबर को भारत में इंजीनियरिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरी और, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल रहा? पाँचवीं, प्रथम, छठी और सातवीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपकी सातवीं। कौन सी? सातवीं पंचवर्षीय योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य कार्य और उत्पादकता पर था। इस योजना में एक विकास दर का लक्ष्य 5% रखा गया था, लेकिन प्राप्ति केवल 6% हुई थी। इसलिए यह एक बहुत सफल योजना मानी जाती है। पाँचवीं और छठी योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाने पर केंद्रित थी। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, यह सभी, आर्थिक नीति की असफलता या विदेशी मुद्रा भंडार में संकट? तो इसका होगा यह सभी। ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 15 दिन का आपके पास बचा हुआ था विदेशी मुद्रा भंडार और भारत सरकार को अपना सोना इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंकों में गिरवी रखना पड़ा था। इस गंभीर संकट से उबरने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की शर्तों को मानकर नई नीति अपनाई थी। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? CNG, LNG, LPG या फिर आपकी PNG? तो अभी हम पढ़ ही चुके हैं, LPG के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और यह नीति 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, और उस समय PV नरसिम्हा राव आपके प्रधानमंत्री थे। ठीक है। 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 12, 6, 14 या फिर आपके 10? तो किया गया था आपके कौन से? 14 बैंकों का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण मुख्य रूप से 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण में 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिनकी पूंजी 5 करोड़ से अधिक थी। उसके बाद 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी। अगला क्वेश्चन, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? RBI गवर्नर या फिर आपके राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, वित्त सचिव? 1 रुपये को छोड़कर बाकी सभी RBI गवर्नर करते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है। इस पे गवर्नर, भारत रिजर्व बैंक के गवर्नर के सब पे हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 100 रुपये के नोट पर 15 भाषाएँ पैनल में हैं, यानी कि जो साइड में होता है उसे पैनल बोलते हैं, और 2 भाषाएँ आगे पीछे मिलाकर कुल 17 भाषाएँ छपी होती हैं।
यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा, वो या घट जाएगी या फिर बढ़ जाएगी या फिर वहीं रहेगी यानी स्थिर रहेगी। तो क्या होगी? वो आपकी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नकद कोषानुपात जो होता है ना, वह पैसा होता है जो वाणिज्यिक बैंकों को अनिवार्य रूप से रिजर्व बैंकों के पास सुरक्षित रखना होता है। जब रिजर्व बैंक इस अनुपात को घटा देता है तो बैंकों के पास जनता को कर्ज देने के लिए अधिक पैसा बचता है, जिससे अर्थव्यवस्था में साख सृजन की क्षमता स्वतः बढ़ जाती है। बैंक दर का अर्थ क्या है? साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, के देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो क्या होती है बैंक दर? आपके ऑप्शन डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होती है। यह बैंक वाणिज्य बैंकों को लंबी अवधि के लिए धन उधार देता है। ठीक है, बैंक दर वह होती है। भारत में यह कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति और तरलता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? भारत सरकार बनाती है, आपकी भारतीय स्टेट बैंक बनाती है, आपकी भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर योजना आयोग प्लानिंग कमीशन? तो बनाता है क्या? आपका भारतीय रिजर्व बैंक आपकी बनाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक बनाती है। इसके लिए 2016 में एक मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया, जिसमें कुल 6 सदस्य थे। इसके विपरीत देश की राजकोषीय नीति बनाने का कार्य भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण 1969 के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो इनमें से कौन सी बैंक थी जिसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? देना बैंक थी, आपकी कैनरा बैंक, या फिर आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर विजया बैंक? तो वो थी आपकी विजया बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं। और विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण आपका दूसरे चरण में हुआ था। ठीक है, में कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक भी शामिल थे 1980 में, जो दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? अधिनियम 62 के तहत, 61 के तहत, 63 के तहत, या फिर आपके 64 के तहत? तो वो मंजूरी दी गई थी आपके 61 के तहत, अधिनियम 61 के तहत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसके लिए शिवरमन समिति ने सिफारिश की थी। यह मुख्य रूप से कृषि और ग्रामीण विकास के लिए काम करने वाली एक प्रमुख संस्था है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? बैंकिंग कंपनियों उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, या फिर आपके उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य बैंकिंग अधिनियम 1970, आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 इन तीनों के आधार पर निर्धारित की गई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? HSBC, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, या फिर आपकी सिडबी? तो वो कौन नहीं है? आपकी सिडबी नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंक वो होते हैं जो सीधे आम जनता के साथ लेन देन करते हैं। सिडबी एक वित्तीय संस्था है जो छोटे और लघु उद्योगों के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया था? 1871 में, 1970 में और 1770 में? आपके 1870 में। तो कब किया गया था? आपके किया गया था 1770 में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक था जिसकी स्थापना कोलकाता में। हालांकि यह बैंक ज़्यादा समय तक नहीं चला और 1832 में इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया था। वैसे एक साथ हमने आधे क्वेश्चन कर लिया। लगभग 21 मिनट, हमें 20 मिनट के आसपास लगे और लगभग 20 मिनट ही और लगे, यानी 40 मिनट में आपके सारे के सारे क्वेश्चन समाप्त कर दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अपने 36वें क्वेश्चन की तरफ। 1969 में भारत के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस तिथि को हुआ? 15 अप्रैल 1980 को, 19 जुलाई 1969 को, 1 अप्रैल 1935 को, या फिर आपका 12 जुलाई 1982 को? तो वो कब हुआ? वो हुआ था आपका 19 जुलाई 1969 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 जुलाई 1969 को उन 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक थी। ठीक है। 15 अप्रैल 1980 को 6 और बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी।
भारत में नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई भारत में? वो हुई थी आपकी 80 में, 82 में, 85 में या 91 में? तो वो हुई आपकी 1982 में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को सिब्रपन समिति की सिफारिश पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? कब हुआ था रिजर्व बैंक का, आरबीआई का? 1 अप्रैल 1935 को, 1 जनवरी 1949 को, 19 जुलाई 1969 को, या फिर आपका 15 अगस्त 1947 को? तो वो हुआ आपका 1 जनवरी 1949 को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 1926 में आए हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर एक केंद्रीय बैंक बनाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और 1 जनवरी 1949 को इसे राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर हुए? आरबीआई गवर्नर के, राष्ट्रपति के, वित्त सचिव के, या फिर आपके प्रधानमंत्री के? तो वो हुए थे आपके वित्त सचिव। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। 1991 की नई आर्थिक नीति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? अभी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, रिपीटेड है। तो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। भारत में मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होते हैं आपके, आरबीआई गवर्नर होते हैं, या प्रधानमंत्री, या फिर आपके वित्त सचिव? तो वो होते हैं आपके कौन? ऑप्शन बी राइट आंसर, आरबीआई गवर्नर। भारत में वर्ष 2016 में मौद्रिक नीति समिति का गठन हुआ। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 रिजर्व बैंक के होते हैं और 3 सदस्य भारत सरकार के होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ही इस समिति के प्रमुख होते हैं। ठीक है। 100 रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में राशि लिखी होती है? 14, 17, 19 या फिर 22? अभी हमने पढ़ा था कितनी लिखी होती है? 17 भाषाओं में लिखी होती है। 15 आपके 15 पैनल यानी कि जो साइड में होती हैं वहाँ पर, और 2 आगे पीछे लिखी होती हैं। लैंग्वेज पैनल पर 15 भाषाएं होती हैं। इसके अलावा नोट के आगे पीछे हिंदी और अंग्रेजी भी लिखी है। ठीक है। FEMA का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी, या फिर फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेज एसोसिएशन? तो वो क्या होगी आपकी? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। FEMA 1999 में लागू किया गया था। यह अधिनियम भारत में विदेशी मुद्रा के बेहतर प्रबंधन के लिए लाया गया था और इसने पुराने नियम फेरा का स्थान लिया था। ठीक है। 1991 के आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 99 में LPG मॉडल अपनाया गया। ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ स्थित था? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, या फिर चेन्नई में? तो इसका मुख्यालय था ऑप्शन सी कोलकाता में। ठीक है। 1935 को हुई थी 1 अप्रैल, और इसका समय मुख्यालय कोलकाता में था। और 1937 से इसका मुख्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? औद्योगिक सुधार, कर सुधार, भुगतान संतुलन का समायोजन, या फिर राजकोषीय सुधार? तो वो होगा आपका भुगतान संतुलन का समायोजन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सुधार शामिल था, लेकिन भुगतान संतुलन का समायोजन इसका हिस्सा नहीं था, क्योंकि यह पूरी तरह से बाजार आधारित होता है। कर सुधारों के लिए उस समय राजा चेलैया समिति का गठन भी किया गया था। अगला क्वेश्चन, यह सुनिश्चित करने के लिए कि GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की स्थापना की थी। लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी GST मुनाफाखोरी रोधी शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? आरबीआई द्वारा, आयकर विभाग द्वारा, या फिर आपके प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा, या फिर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा? तो वो किया जाता है आपके CCI, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। GST का लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचे, इसके लिए मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण बनाया गया। 1 दिसंबर 2022 से इस काम की पूरी जिम्मेदारी इसे दे दी गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, GST की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ताओं पर कर के बोझ को कम करती है? इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऑनलाइन अनुपालन संरचना कर, गंतव्य आधारित कर? तो वो देती है आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट वाली विशेषता कर लगने के प्रभाव को समाप्त करती है, जिससे अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है। भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? राजा चेलैया समिति, रेकी समिति, कैलकट टास्क फोर्स, या फिर नरसिम्हा समिति?
तो वो किया गया था आपके कौन से, केलकर टास्क फोर्स, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रव्यापी स्तर पर जीएसटी लागू करने की सबसे पहली सिफारिश 2002 में विजय केलकर टास्क फोर्स द्वारा की गई थी। दूसरी तरफ राजा चेलैया समिति मुख्य रूप से कर सुधारों से संबंधित थी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? चरण 3 में, चरण 5 में, चरण 2 में या फिर चरण 1 में? तो सब चरण 2 में देखी जाती है। किसमें? चरण 2 में। इस मॉडल के पहले चरण में जन्म और मृत्यु दोनों उच्च होते हैं, लेकिन दूसरे चरण में जन्म दर तो उच्च बनी रहती है, मगर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर कम हो जाती है, जिससे जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। जनसंख्या घनत्व क्या है? एक क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या या फिर कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या या प्रति पर किलोमीटर में क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात, या व्यक्ति सीमित भूमि क्षेत्र में रहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। जनसंख्या घनत्व का सीधा अर्थ 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की कुल संख्या से होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 75 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, 83 व्यक्ति, 73 व्यक्ति या फिर आपके 45 व्यक्ति? तो वो कितना है आपका? ऑप्शन बी 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। फिर जीवन रेगिस्तानों में जीवन कठिन होता है। ठीक है, तो कम लोग निवास करते हैं और स्थित थार मरुस्थल, लेकिन इसका अपवाद है, यहाँ पर अच्छी आबादी पाई जाती है और इसका जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? रुग्णता, प्रवासन, मृत्यु या फिर आपका जन्म? तो कौन नहीं होगी आपकी? रुग्णता बीमारी। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में बदलाव मुख्य रूप से जन्म दर, मृत्यु दर, लोगों के प्रवासन पर निर्भर करता है। प्रवासन का अर्थ है रोजगार या अन्य कारणों से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना। केवल बीमारी के कारण जनसंख्या के आंकड़ों में सीधे तौर पर कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? इनमें से कोई नहीं। सामान्य प्रजनन दर, कुल प्रजनन दर या फिर क्रूड अशोधित जन्म दर? तो वो कहा जाता है आपका क्या? क्रूड अशोधित जन्म दर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रति 1000 की आबादी पर 1 वर्ष के भीतर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की कुल संख्या को क्रूड जन्म दर कहा जाता है। इसके विपरीत कुल प्रजनन दर का अर्थ एक महिला द्वारा अपने पूरे प्रजनन काल 15 से 49 वर्ष की आयु के दौरान जन्म दिए जाने वाले बच्चों के औसत से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक आर्थिक कारक नहीं है? शहरीकरण, खनिज, औद्योगिकरण या फिर आपकी पानी की उपलब्धता? वो होती है आपकी क्या? पानी की उपलब्धता। लोग रोजगार और बेहतर जीवन स्तर की तलाश के लिए शहर और औद्योगिक क्षेत्रों में जाते हैं, जो एक आर्थिक कारक होता है, लेकिन पानी की उपलब्धता प्राकृतिक या भौगोलिक कारक है। यह भी जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। ठीक है। एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है? निरक्षरता, असमानता, बेरोजगारी या फिर आपकी गरीबी कहा जाता है उसे। ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भोजन ये आप पढ़ लेना, वही जो मैंने बताया अभी। भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों को और क्या कहा जाता है? स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना या स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना? तो उसे कहा जाता है आपका ऑप्शन सी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। देश के ग्रामीण इलाकों में लोगों को मजदूरी उपलब्ध कराने के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की गई। भविष्य में मजदूरी कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने के लिए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जैसी योजनाएं भी प्रस्तावित की गई हैं, जिनमें 125 दिन तक के रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देना होता है? भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, केवल वेतन भुगतान संशोधन अधिनियम या फिर आपका नागरिकता अधिनियम? तो कौन सा होता है आपका? होता है ऑप्शन बी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित हुआ और इसे 2006 में लागू किया गया। प्रारंभ में इसे नरेगा कहा जाता है, लेकिन 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर किया गया और ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। और अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया है जी राम जी योजना। ठीक है।
कौन सा भारतीय राज्य नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू किया है? उड़ीसा, आपका हिमाचल, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर आपका पंजाब। तो किसने शुरू किया? आपकी किसने? हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा महिलाओं के लिए एक राज्य के भीतर सरकारी बसों में महिलाओं को यात्रा किराए में छूट दी जाती है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, द हेग, जिनेवा, या फिर आपके न्यूयॉर्क में। तो वो स्थित है आपके जिनेवा में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और यह आज तक कार्य करता है। 40 से भी अधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसके अलावा नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। ठीक है। नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है। ब्रुसेल्स, पेरिस, जिनेवा, या फिर आपके मॉन्ट्रियल में। तो कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल में। दुनिया के 40 से बड़े उद्योग सब पढ़ चुके हैं हम। ठीक है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, ब्रुसेल्स, रियाद, या फिर आपके अबू धाबी में। तो कहाँ है? आपके वियना में। कहाँ पर? वियना में। ओपेक मुख्य रूप से पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का एक समूह है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में है। ठीक है। गेट का तात्पर्य जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैक्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स एंड जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड टैक्स। तो इसका क्या होगा? इसका होगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है। गेट को हटाकर 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और उससे जुड़े नियमों को सरल बनाना था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार बना? 2012, 96, 92, या फिर 95। कितने में? 1992 में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आसियान मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में हुई। भारत भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण एशिया में आता है, इसलिए यह इसका पूर्ण सदस्य नहीं है, बल्कि 1992 से भारत इसका एक डायलॉग पार्टनर है। ठीक है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ है? बगदाद, दुबई, कतर, या फिर आपके तेहरान में। तो कहाँ हुआ था? आपके बगदाद में। ठीक है। इराक के बगदाद में सम्मेलन के दौरान इसकी वर्तमान ऑस्ट्रेलिया के वियना में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन UK में है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन और खाद्य और कृषि संगठन। तो कहाँ पर है? क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। ऑप्शन बी। 1948 में स्थापना हुई और समुद्री यातायात के क्षेत्र में काम करता है। और आपका बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा में, परमाणु ऊर्जा वियना में, और खाद्य और ये आपके इटली के रोम में। ठीक है। हरित लेखांकन का अर्थ क्या है? देश के कुल वन क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। इनमें से कोई नहीं। देश के वन क्षेत्र का विनाश, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उसके कुल वन क्षेत्र को भी ध्यान में रखा जाता है, तो इस प्रक्रिया को हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग कहा जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आपका तमिलनाडु है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश है, या फिर आपका ओडिशा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी करने वाली राज्य रैंकिंग से संबंधित एक समसामयिक तथ्य है जिसमें सामान्य श्रेणी के राज्यों में ओडिशा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, नई दिल्ली में, चेन्नई में, या फिर आपके हैदराबाद में। तो कहाँ है? आपका ऑप्शन डी हैदराबाद में। बीमा क्षेत्र से जुड़ी सभी कंपनियों को नियंत्रित करती है ये। इसका मुख्यालय हैदराबाद में। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? नाबार्ड, ऋण संघ, वाणिज्यिक बैंक, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन है नाबार्ड। नाबार्ड नहीं है। ठीक है। नाबार्ड मुख्य रूप से कृषि और ग्रामीण विकास के लिए है। यह सीधे तौर पर आम जनता के खाते नहीं खोलता है, उनसे सीधे पैसे जमा स्वीकार नहीं करता, इसलिए एक डिपॉजिटरी संस्थान नहीं है। अन्य तीनों विकल्पों में आम जनता अपना पैसा सीधे जमा करती है। ठीक है। और ये एक वित्तीय संस्थान है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर अच्छी लगी हो, उपयोगी रहे आपके लिए, तो बताना हमें, लाइक करना, सपोर्ट करना हमारे चैनल को, और अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो। पेट में बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आओ। बाकी हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे, जो कि संभवतः जियोग्राफी करवाएंगे हम उसमें। तो चलो फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ध्यान रखना अपना। बाय बाय।